बर्नौलीज़ इक्वेशन आज का हमारा टॉपिक है और इसमें हमने प्रूफ करना है कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस और स्टेडी फ्लो हो किसी फ्लूइड का और वो किसी पाइप में से पास कर रहा हो तो उस फ्लूइड की का जो प्रेशर है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों को अगर हम सम करें इस पाइप के किसी भी पार्ट पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तो उनका सम सेम आएगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनेंगे। हमने यहाँ पर प्रूव ये करना है, इसकी स्टेटमेंट ये है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। आइडियल फ्लूइड की जब बात कर दी तो वो उसमें तीन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हैं वो भी साथ में शामिल हो जाएंगी। कौन कौन सी? आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और इसका फ़्लो जो है वो स्टेडी होता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये फ़्लो करता है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर, इन तीनों चीज़ों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये राइट करके आपको बता देता हूँ। प्रेशर तो ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं सिंपल प्रेशर, पी के साथ हम मेंशन कर रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ओवर में हम वॉल्यूम लिख देंगे। और फिर उसके साथ है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ओवर वॉल्यूम। इन तीनों चीज़ों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है। ये हमने प्रूव करना है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट और एनी पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। किसी आइडियल फ्लूइड में जो प्रेशर है उसका, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों को अगर सम करें तो हर दफ़ा आंसर सेम आता है। इसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। आंसर के सेम आने का मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो रहा और उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप सबको पता है, मैस ओवर वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी के। तो ये m ओवर v इसकी जगह पर रो लिख देंगे, और इधर भी ये मैस ओवर वॉल्यूम की जगह पर हम लिख देंगे रो, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसी को हमने यहाँ पर इस स्टेप में यहाँ पर इस तरह करके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रेशर तो हमने वैसे का वैसे ही लिखा है, और ये हाफ जो है ये वैसे का वैसे यहाँ पर लिखा, और ये m ओवर वॉल्यूम जो है, मैस ओवर वॉल्यूम, ये रो के बराबर होता है, इसको हमने रो लिख दिया। और उसके साथ ये जो v स्क्वायर था इसको हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया यहाँ पर। और उसके साथ ये मैस ओवर वॉल्यूम, इसकी जगह पर हमने जो है यहाँ पर रो लिख दिया। और ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वैसे का वैसे ही है। आप इसको देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। और उसके साथ ये जो h था वो भी हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ये यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हाफ रो वी स्क्वायर से लिख सकते हैं, ये ऊपर मैंने बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी एच से लिख सकते हैं। तो द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच पॉइंट अलोंग इट्स पाथ, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब इसमें
यहाँ पर जो है वो हम ले रहे हैं कि फ़र्ज़ करें ये एक जो है वो पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या मुराद है, ये जो मैं रेड कलर से शेडेड कर रहा हूँ इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यानी उसकी गोलाई के अंदर जो एरिया आता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हम कोशिश करते हैं इसको, ये जो एरिया है इसका ये सारा ये वाला ये रेड कलर का आपको जो नज़र आ रहा है इसको बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो गोलाई के अंदर जो एरिया आता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इधर देखें यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और इस जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम है। तो हमने कहा बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर ये प्रेशर को जो है विच रिलेट्स द प्रेशर टू द फ्लूइड स्पीड एंड हाइट, ये प्रेशर को फ्लूइड की स्पीड और हाइट के साथ रिलेट करती है। इसकी एक स्टेटमेंट एक और भी है, वो भी आप लोग जहन में रखेंगे, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसको ये जो दो मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ इनको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। तो ये जो है ये वाला और ये जो दोनों मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये P और रो जी एच इन दोनों को बोला जाता है ये स्टैटिक प्रेशर है। और ये जो ऊपर वाला है ये हाफ रो वी स्क्वायर इसको बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। ये वाला जो है इसको कहते हैं डायनामिक प्रेशर। तो एक स्टेटमेंट इसकी बाज़ बुक्स में इस तरह भी लिखी हुई है कि द सम ऑफ डायनामिक फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ static pressure and dynamic pressure remains constant at each point along its path। इस तरह भी लिखा हुआ है। ये P और रो जी एच को स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है और हाफ रो वी स्क्वायर जो है इसको डायनामिक प्रेशर कहा जाता है। तो ऐसा भी बाज़ बुक्स में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनामिक प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट एट ईच पॉइंट अलोंग इट्स पाथ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली और हमें पता भी चल गया कि हमने प्रूफ क्या करना है कि हमने यहाँ पर इस पाइप के अंदर दो क्रॉस सेक्शन अज्यूम किए, एक ये और एक ये क्रॉस सेक्शन, और इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के अंदर हमने प्रूव ये करना है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों का सम जितना यहाँ पर आ रहा है उतना ही यहाँ पर आएगा, इन तीनों चीज़ों का सम, ये हमने प्रूव करना है। अगर आ गया तो हम कह देंगे कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो बर्नौलीज़ इक्वेशन कह रही है कि द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने वो बर्नौलीज़ इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, हमने उसको प्रूव कर दिया। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक जो है वो आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है अपर साइड से लोअर साइड की तरफ। यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P1 है, इस जगह से जो इससे बैक साइड पे जो फ्लूइड है वो वाला फ्लूइड इस आगे वाले फ्लूइड को पुश कर रहा है और उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है P1। ये जो जगह हमने सेलेक्ट की है इसका एरिया है A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फ्लूइड ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है t टाइम के अंदर। टाइम को समटाइम हम डेल्टा टी से भी मेंशन कर देते हैं, समटाइम टी से भी मेंशन कर देते हैं। और इधर से गुजरने वाली जो फ्लूइड की वेलोसिटी है इस जगह पर वो v1 है, और फ्लूइड की जो हाइट है वो h1 है, और फ्लूइड का जो मैस यहाँ पर कंटेन हो रहा है इस जगह पर वो यहाँ पर तो उसने डेल m से मेंशन किया है, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर हमने उसको m जो है वो कंसिडर किया है कि फ़र्ज़ करें कि इतनी जगह के अंदर फ्लूइड का जो मैस है वो m के बराबर है। अच्छा, अब दूसरा लोअर एंड ऑफ द पाइप आ जाएं। यहाँ पे लोअर एंड ऑफ द पाइप पे हमने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A2 के बराबर है। उतने ही टाइम में, जितना टाइम में ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा उतने टाइम में ये वाला फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और डिस्टेंस ट्रैवल किया डेल्टा x2।
अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा क्यों ट्रैवल किया और यहाँ पर डिस्टेंस कम क्यों ट्रैवल किया। तो याद रखिएगा, जहाँ पर पाइप जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होती है, और जहाँ पर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी गोलाई जो है वो कम होती है तो वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए फ्लूइड ने यहाँ से लेकर यहाँ तक उतने ही टाइम में ज़्यादा फासला कवर कर लिया। और ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, अगर पानी छिड़कते वक्त हम पाइप को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पाइप के यहाँ पर इस जगह पर अंगूठा रख के या वैसे उसको प्रेस करके हम गर्म करते हैं तो पानी की जो पाइप में से निकलने की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर पाइप खुला है इसलिए स्पीड कम थी, और इधर पाइप जो है वो थोड़ा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी। और हम ये कह रहे हैं कि जब ये फ्लूइड इधर मूव कर रहा था तो इससे इस साइड वाला ये जो फ्लूइड है, ये वाला सारा फ्लूइड, ये इस फ्लूइड को जो है इसके ऊपर बैकवर्ड साइड पे फोर्स लगा रहा है, एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, और वो प्रेशर किसके बराबर है, P2 के। इसके ऊपर इधर एटमॉस्फेयर से लग रहा है, और ये वाला फ्लूइड जो है, ये लेयर जो है वो इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है जिसको हमने P2 कहा। खैर, तो अब हम ये सारी इसको हमने डिस्कस कर लिया, ये सारा डाटा वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दिया कि अपर एंड ऑफ द पाइप जो है उसके ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, प्रेशर जो है वो P1 है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द फ्लूइड वो F1 है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा T डेल x1, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड V1, डेंसिटी ρ1, वॉल्यूम कंटेन एट द अपर एंड, जो शेडेड रीजन है वहाँ पर जो वॉल्यूम है वो V के बराबर है। अब जब ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, अब पीछे वाले फ्लूइड ने इसको पुश किया है, इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स भी इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क हमारे पास कौन सा आएगा, पॉजिटिव में वर्क होगा। फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए मैक्सिमम वर्क होगा और पॉजिटिव के अंदर वर्क होगा। उसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, W = F1 डेल x1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब cos थीटा साथ में ना आए तो जस्ट F × D लिखा हो तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर बता दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे इसलिए मैक्सिमम वर्क हुआ, हमने F1 डेल x1 लिख दिया। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर होता है। ये वाला A1 उठाकर P1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास F1 बराबर आ जाएगा P1 मल्टीप्लाइड बाय A1। और दूसरी चीज़ जिसका हमें पता है, खैर पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फिर क्या किया, इस F1 की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू थी F1 की, ये वैल्यू लिखी हुई है, F1 बराबर है P1 A1 के, ये वाली वैल्यू हमने इस जगह पर लिख दी, ये F की जगह पर लिख दी, और साथ में डेल x1 था वो वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इस डेल x1 की वैल्यू V1t के बराबर है। कल भी हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में S = V क्रॉस T होता है। S की जगह पर यहाँ पर डेल x1 लिखा हुआ है, ये इस जगह की बात कर रहा हूँ, S की जगह पर डेल x1 लिखा है, वेलोसिटी को V1 और डेल्टा T लिखा है। तो ये वाली वैल्यू इस जगह पर पुट कर दें, ये वाली वैल्यू इस जगह पर, तो हमारे पास W1 आ जाएगा P1 A1 और डेल x1 की जगह पर आ जाएगा V1 डेल्टा T, तो हमारे पास V1 डेल्टा T आ गया। अब उसके बाद लोअर एंड पे हमने जो है वो वर्क कैलकुलेट करना है। लोअर एंड पे सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, प्रेशर P2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड वो F2, डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा T डेल x2, वेलोसिटी V2, डेंसिटी ρ, और वॉल्यूम कंटेन एट द लोअर एंड V। अब देख रहे होंगे वॉल्यूम को दोनों जगह हमने V से ही मेंशन किया, उसको नंबरिंग नहीं दी। उसकी वजह यह है कि जितना वॉल्यूम इस जगह पर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम इस जगह पर आ रहा है। अब आप बाद लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यहाँ पर पाइप ज़्यादा खुला है तो लग रहा है यहाँ पर शायद वॉल्यूम ज़्यादा हो भी, इधर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, नो डाउट,
लेकिन इस तरफ हमने लेंथ ज़्यादा सिलेक्ट की है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम इस जगह पर आएगा उतना ही वॉल्यूम इस जगह पर आएगा। गो पाइप यहाँ पर जो है वो थोड़ा तंग है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन हमने जो उतना शेडेड एरिया है, जो सिलेक्टेड रीजन है यहाँ पर, वो ज़्यादा कर दिया है ताकि जितना वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर। तो वॉल्यूम दोनों जगह पर सेम है, मैस भी दोनों जगह पर सेम होगा फ्लूइड का। तो खैर, अब जो वर्क डन यहाँ पे लिखा द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड हेड ऑफ इट्स गिवन बाय, इट इज़ गिवन बाय, ये वाला जो फ्लूइड है, देखें ये फ्लूइड जो है इसके ऊपर यहाँ पर मौजूद फ्लूइड वर्क कर रहा है, वो इसको फोर्स इधर लगा रहा है और ये वाला फ्लूइड इसके अपोजिट मूव कर रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो जो वर्क होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, ये वाला फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन इससे जो यहाँ पर इस जगह पर मौजूद फ्लूइड है, इस जगह पर मौजूद जो फ्लूइड है वो इस आने वाले फ्लूइड को अपोज कर रहा है, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये इस तरफ लग रही है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नेगेटिव में लिख दिया F2 del x2। अगर ऐसे समझना है अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 बनता है, आप सबको पता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं W2 इक्वल्स टू, और यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लगा दें F2 और साथ में जो है डेल x2 जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और cos ऑफ 180 लिख दें। cos 180 क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल है वो 180 है, cos 180 के ऊपर -1 होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा F2 del x2, F2 की वैल्यू है P2 A2, तो ये हमारे पास आ गई P2 A2, और डेल x2 जो है वो बराबर है V2 डेल्टा D के। तो डेल x2 की जगह पर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, डेल x2 बराबर है, ये यहाँ पर शो किया हुआ है, मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें डेल x2 V2 डेल्टा D के बराबर है, तो वो यहाँ पर लिख दिया हमने इस जगह पर, और ये F2 की जगह पर हमने P2 A2 लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया। P2 A2 वैसे का वैसे ही इस डेल x2 की जगह पर V2 डेल्टा D लिख दिया। अब ये हमारे पास लोअर एंड पे वर्क आ गया। नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। तो जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो तो इस डायरेक्शन में लग रही है, मैंने पहले भी बताया फोर्स इस तरफ लग रही है, और ये जो फ्लूइड मूव कर रहा है इसके अपोजिट मूव कर रहा है। या आपने सिंपल वर्ड्स में ये देखा होगा ना, जब टूटी का पानी टूटी में से बाहर निकलता है, अब पानी इस तरफ निकल रहा है और उसके ऊपर हवा की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह ये वाला फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है और इससे आगे वाला जो फ्लूइड है वो इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है अपोजिशन की, तो दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो वर्क है वो नेगेटिव के अंदर आ गया। अब टोटल वर्क फाइंड करने के लिए नेट वर्क एट द बोथ एंड्स वो बराबर होगा W = W1 + W2। अब इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास W1 की जगह पर आ गया P1 A1 del x1 डेल्टा T, ये हमने फाइंड किया था। मैं यहाँ पर शो करवा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमने ये W1 की वैल्यू यहाँ पर से हमने ली है और इस जगह पर हमने लिख दी, इस जगह पर W1 की जगह पर ये वैल्यू लिख दी P1 A1 del x1 डेल्टा T। उसके बाद यहाँ पर तो प्लस था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तो प्लस था, इस जगह पर प्लस था, लेकिन हमारे पास W2 की जो वैल्यू है वो -P2 A2 V2 डेल्टा T है। इसके साथ ये जो जुड़ा नेगेटिव है उसने इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वाली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, W2 की जगह पर हमने ये वैल्यू लिख दी -P2 A2 del x2 और उसके साथ डेल्टा T। अब इसके बाद जो है हमने ये कहा कि ये जो
एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ये एक मिस्टेक की हुई है इसने, ये आप लोग क्लियर कर लेंगे। मेरे पास जो ये बुक है यहाँ पर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। दरअसल ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर V1 आना चाहिए था। ये आप इसको अगर आपकी बुक में भी हो, ये यहाँ पर इन दो जगहों पर तो P1 A1 यहाँ पर V1 आना था और इस जगह पर P2 A2 और V2 आना था। वो कंपोजिंग मिस्टेक है, तो ये आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर सही है, ऊपर जस्ट कंपोजिंग मिस्टेक हुई है। P1 A1 V1 डेल्टा टी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं जहाँ से हमने ये वैल्यू ली है, यहाँ पर हमने V1 लिखा हुआ। P1 ये जो वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ P1 A1 V1 डेल्टा टी, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही आना चाहिए था। तो इसलिए हम इसको ये जो गलत लिखा हुआ है कंपोज किया हुआ, इसको थोड़ा सा वैसे ही हम ख़त्म कर देते हैं। ये वाला स्टेप जो है ये आप रहने दें। अब यहाँ पर से देख लें आप कि ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है और ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर लिख दी इस जगह पर। तो आ गया P1 A1 V1 डेल्टा टी और इधर आ गया माइनस में P2 A2 V2 डेल्टा टी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का जो है वो हम उसको यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी आपको पता है, वो क्यों यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो A1 V1 और डेल्टा टी है और ये भी A2 V2 डेल्टा टी, ये बराबर है वॉल्यूम के। उसके लिए हमने कहा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। दोनों तरफ हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया। आप देख सकते हैं इसमें इस साइड पे भी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने कह दिया ये वॉल्यूम है। ये किस बुनियाद पे कहा? मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर साइड पे ही देखें, A1 और बराबर होता है A1 V1, ये बराबर होता है A2 V2 के। A2 V2। अच्छा, डेल्टा टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी डेल्टा टी से। टेक्स्ट बुक में टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो दोनों तरह चलेगा, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इनके यूनिट्स देखें तो ये वॉल्यूम के बराबर बनते हैं तीनों के। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो हम एरिया का यूनिट लिख रहे हैं ये मीटर स्क्वायर है। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड लिख दिया हमने। और टाइम का जो यूनिट है वो बराबर है सेकंड के। तो ये वाला सेकंड इस सेकंड से कट गया, इस मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यूनिट बन गया मीटर क्यूब। इन तीनों का जो यूनिट हमारे पास आया वो मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। तो इसी तरह इन तीनों का अगर आप यूनिट निकालें तो वो भी बराबर किसके है? मीटर क्यूब के आएगा, बिल्कुल इसी तरह। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बराबर तो ये पहले ही थे, हम कह सकते हैं ये भी वॉल्यूम है, ये वाली साइड भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। तो इसलिए हमने इनको कह दिया V का नाम दे दिया कि A1 V1 डेल्टा टी इक्वल्स टू A2 V2 डेल्टा टी, इसको हमने V का नाम दे दिया। अब ये वाला W यहाँ पर वैसे का वैसे लिखा, ये इक्वालिटी वैसे शो की और P1 वैसे ही लिखा। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ A1 V1 डेल्टा टी, उसकी जगह पर हमने V लिख दिया ये यहाँ पर, और उसके बाद माइनस P2 वैसे लिखा। इस दायरे की जगह पर हमने V लिख दिया क्योंकि ये वॉल्यूम के बराबर है। वॉल्यूम को दोनों साइड से कॉमन ले लिया। तो हमने पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। वॉल्यूम को ऊपर ले गए, रो को नीचे ले आए, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ गई मैस ओवर रो। तो इस वॉल्यूम की जगह पर हमने मैस ओवर रो लिख दिया, डेंसिटी लिख दी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उनको हमने देखा कि वो किसके बराबर है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कह रहे हैं हाफ mv2 स्क्वायर, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू हाफ mv2 स्क्वायर।
और इस जगह पर जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लिख रहे हैं 1/2 या हाफ mv1 स्क्वायर। तो चेंज लेने के लिए हम इस सेकंड वैल्यू में से, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो और इसी के साथ मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी बताता चलूँ। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh1 और इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh2। यहाँ पर भी चेंज लेने के लिए फाइनल mgh2 में से mgh1 को हमने माइनस कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने इसको किया है इधर। जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसको mgh2 माइनस mgh1 कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें, एक बॉल को आपने ये पढ़ा था वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और सम टाइम आपने ये भी पढ़ा था वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, तो आपने बॉल पे वर्क किया, आपका किया जाने वाला वर्क उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है, साथ में उसकी हाइट भी चेंज हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किया जाने वाला वर्क वो बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर फ्लूइड के ऊपर जो किया जाने वाला वर्क है वो बराबर है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज के भी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज के भी, दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। अच्छा, वर्क की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये हमने यहाँ पर लिख दी, ये वाली वैल्यू वर्क की इस जगह पर लिख दी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से हमने ये वाली लिख दी इधर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू? हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है, और ये आप देख रहे होंगे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ये वैल्यू हमने उठाकर लिख दी। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। यहाँ पे ये आ जाएगा इस जगह पर mgh2 माइनस mgh1। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन सुने। वर्क की वैल्यू थी P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो, तो ये यहाँ पर लिखी हुई थी, ये वैल्यू उठाकर हमने इस जगह पर लिख दी। इक्वालिटी को वैसे ही लिखा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर ये वैल्यू लिख दी, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, इस जगह पर लिख दिया। उसके बाद प्लस था, वो प्लस यहाँ पर लिखा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसको mgh2 माइनस mgh1, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब उसके साथ फिर हमने क्या किया कि अगर आप यहाँ पर कॉमन लें, दो तरह से कर सकते हैं। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया रो ओवर m से, ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप m कॉमन ले लें, m को m से कटिंग कर दें, और ये रो इधर डिवाइड हो रहा दूसरी साइड पे जाकर हर टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहरहाल जब हमने रो ओवर m से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म में m ख़त्म होता गया और रो आता गया, इधर भी m ख़त्म हो गया, रो भी ख़त्म हो गया। लेफ़्ट साइड पे तो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, और राइट साइड के ऊपर m जो है वो ख़त्म होता गया, क्योंकि m डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, और रो आता गया। ये देखें, जहाँ पर m लिखा हुआ था वहाँ पर रो आ गया, जहाँ पर m लिखा हुआ था वहाँ पर रो आ गया। या दूसरा आसान तरीका अगर आप ये देखें, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम ये लेफ़्ट साइड पे जो m है इसको राइट साइड वाले सारे m से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? राइट साइड वाला m कॉमन ले लें, सारे m कैंसिल हो जाएंगे। इधर रो बच गया लेफ़्ट साइड पे, डिनोमिनेटर में इस रो को मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया कि जो नेगेटिव वाली टर्म थी, ये वाली नेगेटिव की टर्म है, इसको उठाकर हम इधर ले गए, और ये वाली नेगेटिव की टर्म उठाकर हम इस साइड पे ले गए, और ये वाली नेगेटिव की टर्म भी उठाकर हम इस साइड पे ले गए। नेगेटिव वाली टर्म्स को दोनों तरफ हमने मूव करवा दिया, वो पॉजिटिव की बन गई। तो हमारे पास आया गया
हमारे पास यहाँ पर ये P1 था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला P1 वैसे के वैसे ही आ गया। ये वाला हाफ रो V1 स्क्वायर इधर नेगेटिव था, इधर जाकर पॉजिटिव हो गया। ये वाला रो GH1 नेगेटिव का था, इधर जाकर पॉजिटिव का हो गया। और इधर क्या रह गया था, इधर नेगेटिव का P2 इधर मूव करके आया, P2 पॉजिटिव का बन गया। और उसके बाद हाफ रो V2 स्क्वायर ये पहले ही था, ये यहाँ पर हमने पहले लिख दिया। और उसके साथ ये जो रो GH2 पहले इधर मौजूद था उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो हमने इन शॉर्ट ये इसको रीअरेंज करने के बाद ये प्रूफ कर दिया कि ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अपर एंड पे। ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है लोअर एंड पे। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों का सम जितना पाइप के अपर एंड पे आया उतना ही लोअर एंड पे आया। इसका मतलब हम इसको सिमिलर कर देंगे कि कहीं पे भी हम प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे तो उनका सम हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी को हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं और ये हमने ड्राइव कर ली। और ये बात याद रखिएगा, बर्नौलीज इक्वेशन की जो कांस्टेंट है उसका जो यूनिट होता है वो प्रेशर के यूनिट के बराबर होता है, यानी पास्कल। इस कांस्टेंट का जो यूनिट है वो पास्कल के बराबर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, जाउल पर मीटर क्यूब भी इसी के बराबर है। ये जो बातें मैंने कही वो आप लोग लिख लेंगे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, जाउल पर मीटर क्यूब भी लिखते हैं इस कांस्टेंट का यूनिट। और फिर इसकी जो डायमेंशंस हैं, जो प्रेशर की डायमेंशंस हमने निकाली थी वही इस कांस्टेंट की डायमेंशंस हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।